नमस्कार दोस्तों, आदमखोरों के स्वर का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। 15 पृष्ठ तक फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ चुके हैं, अब आगे शुरू करते हैं। तुम तो जानते ही हो कि यह सारे द्वीप हमारे देश का ही एक अभाज्य अंग है, और अगर तुम्हारा शक सही है तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, गवर्नर। हाँ श्रीमान, उस खतरनाक प्राणी की गर्दन तोड़कर मार डालने वाले भी उसी प्रकार के प्राणी होने चाहिए, यानी हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक संगठन से है। हम देखो ध्रुव, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बातों का पूरा यकीन है, लेकिन अधिकतर लोगों का यह बे सर पैर की बात लग सकती है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को यह मामला देने से पहले हमको कुछ ठोस सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और इसके लिए मेरे पास तुम्हारे से बेहतर आदमी और कोई नहीं है। धन्यवाद श्रीमान, यह केस मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। और ध्रुव जब कमरे से बाहर निकला था, उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से दमक रहा था, यह जानते हुए भी कि इस केस की छानबीन की कीमत उसकी मौत भी हो सकती है। और फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर इस घने जंगल पर उड़ाना ईंधन की बर्बादी है ध्रुव। नागोद्वीप के जंगल में इंसान तो क्या जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारा मंजिल शर्तियाँ यहीं पर होगा मिस्टर भंडारी। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल यहीं थी। नरसिंह स्वामी, जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या वह जरूर हमारी टोल लेने आया होगा? यह सब जानोगा कि गलती का नतीजा है। खैर जाओ जाओ, मैं देख लूँगा। और शाम को जब ध्रुव जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो एक नई मुसीबत का इंतजार करते हुए पाया। आपको एसपी साहब ने तुरंत हेड क्वार्टर में बुलाया है। पुलिस हेड क्वार्टर में या केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। मुझे जब केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता, मैं किसी छानबीन की अनुमति नहीं दूंगा, समझे? हमारा विभाग वैसे ही काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। बारी बताओ कि छानबीन करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नाउ गेट आउट। निराश ध्रुव बाहर निकला। यानी अब मुझको एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे, और यह काम मुझको अकेले ही करना पड़ेगा, एकदम अकेले। अरे ध्रुव, यहाँ पर टैक्सी, उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। लगभग 15 मिनट बाद तो यहाँ पर रुका हुआ है ध्रुव। ध्रुव सपने में नहीं सोच सकता था कि लक्षद्वीप में भी कोई उसे पहचानता है। अगला पूरा दिन ध्रुव ने घने जंगलों के नक्शे के गहन अध्ययन में बिताया, और फिर शाम को जब वह उठा तो पूरे जंगल का नक्शा उसके दिमाग में छप चुका था। वह फिर से जंगल की ओर बढ़ चला। टैक्सी, उस मोटरसाइकिल के पीछे चलो, आइए जल्दी बैठिए। आधे घंटे बाद ध्रुव घने और बीहड़ जंगलों के छोर पर खड़ा था। पूरा जंगल एक वह खामोशी धारण किए हुए था, और एक पत्ता तक नहीं खड़क रहा था। लेकिन ध्रुव ऐसे ही भयानक खतरों के बीच में पलकर बड़ा हुआ था, और खतरों से भिड़ना उसका शौक था। हेलीकॉप्टर में मैंने इस दिशा में लगभग 2 किलोमीटर अंदर एक जानवरनुमा इंसान देखा था। अगर मैं भंडारी को उस वक्त बताता तो वह मेरी बातों पर हंसी उड़ा देता। ध्रुव अपने ही ख्यालों में उलझा था और उसका पीछा जारी था। तभी जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। कोई झुंड इधर ही आ रहा है। बेहतर होगा अगर मैं उनके रास्ते से हट जाऊं। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ क्रमशः पास आती गई। किसी एक जानवर के चलने से इतने सारे पत्ते नहीं खड़क सकते, और ध्रुव ने अपने पीछे नजर न रखने की घातक गलती कर दी, और उसका बदन एक विशाल कुंडली में कस गया। ध्रुव नजर उठाई, हिस, लेकिन उसने होश नहीं खोया। अगर इसका जहर मेरे बदन में प्रवेश कर गया तो संसारी कोई भी दवा मुझको नहीं बचा पाएगी। त्रिविश्व से भरे नुकीले दांत ध्रुव की तरफ बढ़े। मौत अगले ही मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन ध्रुव का दिमाग आज़ाद था। सांप की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पूंछ होती है। ध्रुव के भारी जूते हवा में उठे और सर्प मानव की पूंछ पर आ गिरे। सर्प मानव चीखकर पलटा। ध्रुव के सीने पर दबाव डालती उसकी कुंडलियाँ खुल गई। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए ध्रुव ने पास की डाल से एक सख्त और नुकीली टहनी तोड़ डाली। उसका हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और टहनी सर्प मानव के तालू में बैठ गई। सर्प मानव ने तेजी से मुंह बंद करना चाहा, लेकिन नुकीली टहनी पैने तीर की तरह उसके तालू को छेदती उसके मस्तिष्क में घुस गई। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। 1 मिनट तड़पने के बाद सर्प मानव का शरीर शांत हो गया, और तभी वह विशालकाय पेड़ बुरी तरह से हिल उठा। तो यह है वह झुंड जिसके चलने से इतने पत्ते झरझरा रहे थे। कड़र,
ध्रुव का पीछा कर रही आकृति भी चकित रह गई। वो हाँ, इतने खतरनाक प्राणी को इतनी आसानी से ख़त्म कर सकने वाला व्यक्ति सिर्फ ध्रुव ही हो सकता है। इन प्राणियों के ऊपरी खाल तो जरूर सख्त है, लेकिन परंतु अंदरूनी बाग हमारी तरह ही कोमल और मुलायम है। पर इसके चक्कर में मैं तो उस झुंड के भूल ही गया जिसके बचने के लिए इस पेड़ पर चढ़ा था हूँ। पत्तों के चरमराने की आवाज़ पेड़ के नीचे तक आ चुकी है और तभी वह विशाल के पेड़ बुरी तरह से हिल उठा। तो यह है झुंड के जिसने चलने से इतने पेड़ चरमरा रहे थे। इस बार ध्रुव के सामने वास्तव में उसकी मौत का फरमान था। इससे पहले कि ध्रुव कूद कर किसी दूसरे पेड़ पर जा सकता, दूसरी टक्कर लगी, धम, और वह भीम का ये पेड़ जड़ सहित नीचे आ पड़ा। बचने का एक ही रास्ता है, मैं पेड़ों के गिरने की विपरीत दिशा में कूदूं जिधर यह गेंडा खड़ा है। ओह, स्वामी जानते थे कि तुम अपनी मुक्ता से बाज नहीं आओगे, इसलिए उन्होंने हमें सबको सतर्क कर दिया था। भारी भरकम पेड़ ध्रुव को कुचलने के आगे बढ़ा, परंतु ध्रुव विद्युत गति से उसे बचा लिया। धम, इस तरह इसका सामना ज़्यादा देर नहीं कर सकता। तड़ाक, इसलिए अब मुझको वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। अगले पल ध्रुव के हाथ में एक पिस्तौल चमकी और पलक झपकते में 2-3 गोलियां धाएं धाएं धाएं, लेकिन वह बेअसर रही। हाँ, अरे मूर्ख, इस मामूली पिस्तौल से साधारण गेंडों पर भी असर नहीं होगा। फिर मैं तो गेंडा मानो हूँ। लगता है ध्रुव को मेरी मदद की ज़रूरत है। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति समझ गई कि मदद का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले कि वह आकृति नीचे उतरती, ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा। मुझसे बचकर भागना असंभव हो। बच्चे, गेंडा मानव भी तेजी से ध्रुव के पीछे भागा। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। यह बिना सोचे समझे मेरे पीछे आ रहा है। अगर मुझको इस जंगल का नक्शा सही रूप से याद है तो इसके आगे दलदल शुरू हो जाता है। ध्रुव रुका और पलटा, रुक गया। हा 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 हा, तुम शांति से मरना चाहते हो, डरो मत, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। ध्रुव को पकड़ने लपका, लेकिन ध्रुव तेजी से एक तरफ हट चुका था। यह क्या तो दलदल है। अपनी सारी अमानवीय ताकतों के बावजूद तड़पते गेंडा मानव का शरीर धीरे धीरे दलदल में गायब हो गया। और वो दलदली जमीन ने पूरा गेंडा मानव को पूरा निगल लिया। ध्रुव फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। वाह वाह, मेरे रिवॉल्वर की गोली गेंडे के शिकार में घुसने को बेताब थी। ध्रुव की मंजिल पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव की मंजिल अब सामने थी। इस घने जंगल में आधुनिक इमारत और उसके पहरे पर गश्त लगाते ये मानव पहरेदार। अगर इस जंगल में कहीं इन प्राणियों का अड्डा है तो यही होगा। और इस मानव पहरेदार सिद्ध होता है कि प्राणी वास्तव में मनुष्य ही है और ये किसी यंत्र के सहारे ऐसे बने हुए हैं। मैं इस तरह के 3 प्राणियों से मिल चुका हूँ। अब सवाल यह है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो इन 3 प्राणियों के पास थी। सोचो 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 ध्रुव। परंतु तभी एक गुरगुराहट ने उसके विचारधारा तोड़ दी। मिल गया, मिल गया। ध्रुव संभल भी नहीं पाया था कि तड़ाक, आह, ध्रुव थक गया है, वह शायद इससे न जीत सके। ध्रुव वास्तव में थोड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसने अपनी तरफ बढ़ता हुआ खतरनाक पंजा रोकने तक की आदत नहीं बची थी कि तभी 1 मिनट या कलाई पर बंधा पट्टा। हाँ, यही तो है वह चीज़ है जो उन तीनों के पास थी। बाएं हाथ की कलाई पर बंधा यह पट्टा। इस ख्याल ने ध्रुव में नई शक्ति का संचार कर दिया। यह शक्ति थी सत्य की, न्याय की, तड़ाक भड़ाक और दृढ़ विश्वास की। भेड़िया मानव ने इस शक्ति को सहन कर पाने की ताकत नहीं थी। यह तो गया, अब देखना इस पट्टे का क्या रहस्य है। ध्रुव ने पट्टा खोला और धीरे धीरे उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने भेड़िया मानव सिर्फ मानव रह गया। तो मेरा ख्याल सही था। वाह, तो यही है इन जानवरों का रहस्य। अब देखना यह है कि यह पट्टा मुझ पर भी असर करता है या नहीं। ध्रुव ने पट्टे का लॉक दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी इस पट्टे के अलावा कोई और चीज़ भी है जो इनको ऐसा प्राणी बनाती है। अब सवाल अंदर घुसने का है। इसका जवाब है गश्त लगाकर इधर आ रहा यह पहरेदार ताड़। और 2 मिनट बाद जब ध्रुव इमारत की ओर बढ़ा तो उसको पहचानना नामुमकिन था। ओफ, यह भेड़िया तो इधर ही आ रहा है। मिला कहीं नहीं। और ध्रुव बेधड़क अंदर घुसता चला गया। ओफ, ध्रुव तो अंदर गया और ये शैतान पहरे पे खड़ा हो गया। इसके हटने का इंतजार करना बेकार है। यह गश्त लगाता हुआ पहरेदार जैसे ही मोड़ पर मुड़ेगा, मेरा रिवॉल्वर का निशाना ले लेगी। इसकी खाल इतनी मोटी है गोलियाँ शायद असर न करे, लेकिन आदमी और जानवर सबके शरीर में एक ऐसी जगह होती है जो गोलियाँ बेअसर नहीं होती, और वह जगह है आंखें। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से एक हल्की सी पिट की आवाज़ हुई। वहाँ करती तेज़ी से
निशानेबाज का निशाना हमेशा की तरह अचूक था। वह आकर तेजी से आगे लप की, इससे पहले कि पहरेदार वापस आए। मैं इसको ठिकाने लगाकर इमारत के अंदर हो लूँ, लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल दिखा रही थी। अरे पीटर अभी तो यहीं आकर खड़ा हुआ था, कहाँ चला गया? ओ, ज़मीन पर खून के धब्बे, घसीटे जाने के निशान। ये निशान झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं और झाड़ियों के बीच में भेड़िया मानव पीटर की लाश। अंदर यहाँ तो अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। इतने हथियार तो एक सेना के लिए भी ज़्यादा है। इन प्राणियों का इरादा क्या है? दूसरी तरफ आंखों में गोली। सिर्फ मानव। नूरा और गेंडा मान रासुका वापस नहीं आए। इन सबका सिर्फ एक मतलब है कि ध्रुव यहाँ आ चुका है। ध्रुव इस नई आफत से बेखबर था। शीत कक्ष में रखी बोतलें और चारों की लाइन और ये लेबल, हर हिंसक जीव के नाम की एक शीशी जार, सिर्फ सिंह के नाम का जार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नरसिंह है और एक ही रहेगा। तो तुम अब बोल नादान, तू इस वक्त दुनिया के होने वाले शहंशाह के सामने खड़ा है। सीखने में वक्त लगता है सेवक, वक्त लगता है। पहले इसको इसके असली रूप में लाओ। तुम्हारा कलाई का पट्टा बता रहा है कि तुम पर इसने असर नहीं किया, हालांकि तुम इसका रहस्य जान चुके हो। तुमको मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शीघ्र ही तुम हम में से एक बनने जा रहे हो। इन बोतलों में वो सूक्ष्म जीवाणु कैद है जिनको वैज्ञानिक जीन्स कहते हैं। इन जीन्स के एक ही मानव शरीर में प्रवेश होने के बाद जब पट्टा पहना जाता है तो इस पट्टे में लगे यंत्र उन जीवाणुओं को सक्रिय कर देते हैं और फिर जब यह पट्टा चालू रहता है तो मानव पशु मानव बना रहता है। अब तुम बताओ, तुमने भेड़िया मानव पीटर की आंख में गोली क्यों मारी? गोली? मैंने कोई गोली नहीं मारी। खैर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से तुम मेरे मुख्य सहायक बन कर रहोगे। जखीरा, इसको भाग के जीन्स पिलाओ। हा। और एक बार जीन्स के शरीर में प्रविष्ट हो गए तो फिर यह हमेशा के लिए हमारा गुलाम बन जाएगा। आदमखोरों की भीड़ में गिरा असहाय ध्रुव, लेकिन फिर क्या हुआ? वह ध्रुव के पीछे परछाई की तरह लगा करती कौन थी जानने के लिए पड़ी है खून जमा देने वाला दूसरा और अंतिम भाग, स्वर्ग की तबाही। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अगला पार्ट्स हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, वो हो स्वर्ग की तबाही।